तो देखो ओईसीडी ने जो आर्थिक सहयोग विकास संगठन है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट कहा जाता है, इसने अनुमान लगाया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 6.1% के हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो ये किसका अनुमान है? ओईसीडी का अनुमान है। ठीक, अब बात ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ठीक है, ओईसीडी कौन सी संस्था है, किस प्रकार की संस्था है, उसके बारे में थोड़ा जानना, क्योंकि कई बार पूछा गया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भारत इसका मेंबर है या नहीं, ये सारी बातें जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओईसीडी को इस्टेब्लिश किया गया था 14 दिसंबर 1960 में। ठीक है, तो 1960 के दशक में इसको स्थापित किया गया था। और तब उसमें अगर आप देखोगे 18 के आसपास यूरोपियन कंट्री हुआ करते थे, जो यूरोपियन यूनियन के हुआ करते थे। इसके अलावा अमेरिका था, यूएसए था। इसके अलावा अगर आप देखो कनाडा था। तो ये सारे देशों ने क्या किया था? ओईसीडी को इस्टेब्लिश किया था। ठीक, तो एक तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा अगर हम देखें आखिर इसका पर्पज़ क्या है, कि ओवरऑल जो दुनिया में ग्रोथ है उसको इंश्योर करना है ना, ये साथ ही साथ इक्वलिटी इंश्योर करना पूरी दुनिया में, अपॉर्चुनिटी, इन सब पर वैश्विक आंकड़ा देना, ये बताना कि भ्रष्टाचार है या नहीं है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी करता है। अब बात आती है क्या भारत इसका मेंबर है कि नहीं है। तो भारत अगर आप देखोगे ओईसीडी का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो फिर टोटल कितने मेंबर है? तो अगर आप इनकी सदस्य संख्या की बात करोगे 38 सदस्य हैं किसमें? ओईसीडी में। ठीक है, हेडक्वार्टर बचता है। हेडक्वार्टर कहाँ है ओईसीडी का? तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस, फ्रांस। अब स्टेटमेंट जो बने हैं उनको आप आसानी से टैकल कर सकते हो। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओईसीडी। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1960। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 1960 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आधा स्टेटमेंट तो करेक्ट होता है, लेकिन रेस्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे पेरिस में हेडक्वार्टर है, लेकिन प्रश्न में स्विट्जरलैंड बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कुछ प्रश्न यहाँ पर है कि ऑप्शन इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ ओईसीडी। भारत क्या परमानेंट मेंबर है? तो मैंने आपको बताया भारत ओईसीडी का मेंबर ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा, द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ ब्लैक लिस्ट ऑफ नेशन कैटेगरी अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवन। जो देश टैक्स हेवन है उनकी एक ये लिस्ट बनाता है कि ये इन देशों पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए ब्लैक मनी यहाँ बहुत ज़्यादा जाता है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। भारत की पार्टनर है लेकिन मेंबर नहीं है इसका, तो ओनली जो 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली बताया गया है कि ऑप्शन 1 क्यों इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2 क्यों इनकरेक्ट है और ऑप्शन 3 क्यों करेक्ट है। ठीक है, ये भी लिखा है कि ओईसीडी को प्रायः थिंक टैंक कहा जाता है फॉर डेवलप्ड नेशन। विकसित देशों को थिंक टैंक कहा जाता है। इसमें 38 हाई इकोनॉमिक कंट्रीज हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह के देश इसमें मेंबर होंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न यहाँ पे आपको टकराएगा, जो ये है कि ओईसीडी इज हेडक्वार्टर इन द सिटी ऑफ लाइट विच इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ विच अदर मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ओईसीडी के जो हेडक्वार्टर है उस सिटी ऑफ लाइट में है ना, वहाँ एक और देश का हेडक्वार्टर। अब कौन सी ऐसी संस्था का हेडक्वार्टर है? तो आपको क्या पता है कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ, तो चलो मान के चलिए आपको नहीं भी पता है, तो फिर और जो संस्थाएं जैसे आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएईए का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो इनमें यूनेस्को जो है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस में मिलेगा। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है। अब इसका इस्टेब्लिश किया गया था कब यूनेस्को को? तो यूनेस्को को 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। एजुकेशन और साइंटिफिक या कल्चरल चीज़ों को क्या करता है, ये उसके प्रोटेक्शन को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी घोषणा करता है। ठीक है, तो एक तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। फिर इसके अलावा जो बात की जाए आईसीजे के, इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? हेग में मिलेगा। हेग कहाँ पे है? हेग है आपका किस देश में? नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। और जो आईसीजी है इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको भी 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्या करता है? देशों के बीच जो विवाद होते हैं उनको निपटान करता है और कभी कभी सलाह भी देता है। ठीक है, ये केवल स्टेट के मैटर को देखता है। जैसे मान चलिए एक देश का दूसरे देश के साथ मैटर है, उसको भी बीच बीच में देखता है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल मैटर को देखे। ठीक, इंडिविजुअल मैटर को देखता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, आईसी,
ठीक वो दिखता है, ठीक है। फिर चौथा है IAEA। तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो वियना में, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पूरे देश में जो एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, उसका यूज कैसे हो रहा है उस पर निगरानी रखता है। तो आपने देखा कि हम जब एक प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं साथ के साथ ही। तो ये वाला भी सॉल्व हो गया, ये वाला भी हमने देख लिया। तो इस तरह कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे टॉपिक है, आ जाते हैं, चलिए। हाँ, यहाँ पे टॉपिक गृह सुगम पोर्टल के बारे में। गृह सुगम पोर्टल, और भी क्या क्वेश्चन बने गृह सुगम पोर्टल पे? नहीं, एक ही क्वेश्चन बना है। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न को ट्राई करते हैं। यहाँ पे अलग अलग पैटर्न में, पेयर्स में, स्टेटमेंट वाइज, वन लाइनर, हर पैटर्न को हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। गृह सुगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? NHB ने लॉन्च किया, नेशनल हाउसिंग बैंक ने लॉन्च किया है, NHB ने लॉन्च किया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है किसने लॉन्च किया है। अब NHB के बारे में जब पूछा गया है तो NHB है क्या? NHB ऐसी संस्था है जो घर के लिए लोन के लिए बढ़ावा देती है। नेशनल जो हाउसिंग को लेकर फाइनेंस होती है उसको बढ़ावा देती है कौन सी संस्था? NHB। तो इसने क्या किया, पोर्टल लॉन्च किया जिसे गृह सुगम पोर्टल कहा जाता है। और ये भारत की पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब बात आती है कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1988 में NHB को इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल हाउसिंग बैंक को, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। अब इसने पोर्टल कौन सा लॉन्च किया? गृह सुगम पोर्टल। अब गृह सुगम पोर्टल क्या है? तो ये क्या करेगा, डिफेंस रिलेटेड जो गवर्नमेंट कर्मचारी एम्प्लॉय हैं उनकी पोस्टिंग के स्थान के साथ ही आसानी से उन्हें होम लोन देने में कैपेबल बनाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। डिफेंस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? होम लोन के लिए, ठीक है। ऑप्शन आप पढ़ोगे तो PM आयुष्मान योजना के संबंध में है, गलत है। ग्रामीण रक्षक महिलाओं के लिए गलत है। डिफेंस फोर्सेस के लिए ये जो स्टेटमेंट है तीसरा, रक्षा अर्धसैनिक बलों के लिए, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में? काम ब्रेन को लेके है। अब ये काम ब्रेन क्यों न्यूज में है, इसके लिए जानना आपके लिए जरूरी है। तो निमहांस करके संस्था, NIMHANS, निमहांस और NCBS के सहयोग से काम ब्रेन को विकसित किया गया है। अब ये क्या है? ये भारत में ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, मतलब एक मानव मस्तिष्क होता है, उस मानव मस्तिष्क में अगर आप देखेंगे वो कैसे डाटा का डिजिटल भंडारण करता है, इसको लेके एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, काम ब्रेन, जिसको 2016 में इसको शुरुआत किया गया था, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक क्या करता था, इसकी फंडिंग करता था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे काम ब्रेन को डेवलप किया गया है ना, ये किनके द्वारा? निमहांस के द्वारा, NCBC के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गृह सुगम पोर्टल भी NHB के द्वारा बना, ये भी करेक्ट है। फिर तीसरा है ADBS प्रोजेक्ट। ADBS प्रोजेक्ट किसका? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का है। ये भी आप यहाँ पे जान लीजिए कि ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? चलिए शुरू के क्वेश्चन से देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कदर क्रूज मिसाइल के बारे में, ठीक है ना। कदर क्रूज मिसाइल को लेके यहाँ पे पूछा गया है। तो कदर क्रूज जो मिसाइल है उसको लेके क्या यहाँ पे टॉपिक बना है, अगर हम देखें तो आप यहाँ पे पाओगे कि स्टेटमेंट ये बना है कि हाल में ईरान ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर कदर क्रूज मिसाइल दागी है। तो ये किसकी मिसाइल है? ये ईरान की मिसाइल है। ईरान इजराइल का संघर्ष आपको पता ही है, तो इसने दागी अपनी मिसाइल। और ये बोला जा रहा है कि मध्यम दूरी, मिड रेंज की मिसाइल है, मिड रेंज की मिसाइल है, ठीक है ना। एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मतलब क्या? ये इस तरह से कुछ अपना मार्ग को गमन करती है, इस तरह से ट्रैवल करती है, इस तरह से हिट करती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो इस ग्रेविटी का यूज़ करती हैं गिरने में, भाई ग्रेविटी का यूज़ करती हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल कुछ इस तरह से चलती हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो एक नूर मिसाइल हुआ करती थी, कहाँ की? ईरान की। उनका ये अपडेटेड वर्जन है, नूर का अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। चलिए अब स्टेटमेंट बन रहे हैं कि ये एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये किस तरह की मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल तो है नहीं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा, द मिसाइल यूटिलाइज द टर्बोजेट इंजन एंड एम्प्लॉय स्किमिंग टेक्नोलॉजी इवेड रडार डिटेक्शन। रडार से बचने के लिए स्किमिंग टेक्नोलॉजी का यूज करती है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। वैसे भी पहला एलिमिनेट कर देते हो 2-3 आ जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं।
इट इज एन इंडिजिनस इरानियन अपग्रेड ऑफ द नूर। नूर का ये अपग्रेडेड वर्जन है, चाइना का जो डिज़ाइन उसको भी इसमें यूज किया गया है। ये बात भी कहीं ना कहीं करेक्ट है, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक किसके बारे में है? हाँ, तो अगला टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होंशु आइलैंड के बारे में। क्या कोई क्वेश्चन बना है आज? होंशु आइलैंड को लेके क्वेश्चन नहीं बना है। चलिए, सोनवली का कछारी समुदाय के बारे में। तो सोनवाल जो कछारी समुदाय उसके बारे में स्टडी हुई तो पाया गया कि सोनवाल जो कछारी समुदाय है 39 पौधों का उपयोग करता है बीमारियों को ठीक करने में। 39 टाइप की जो प्लांट्स इनका डिसीज का उपयोग करते हैं। अब ये जो सोनवारी कछारी ट्राइब वो कहाँ पाई जाती है? पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में आपको पाई जाने वाली ट्राइब है। अधिकांश लोग कहाँ पे रहते हैं? असम में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? सोनवाली असम में रहते हैं। वही स्टेटमेंट यहाँ पे तो मुख्यतः किस राज्य में निवास करते हैं, तो इसका सही आंसर असम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये अरुणाचल प्रदेश में देखे जाते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट के अगर आप यहाँ पे मैप कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे अरुणाचल है, यहाँ पे असम है। अब असम में तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी, अरुणाचल नीचे असम के नीचे मेघालय है, तो मेघालय में भी देखे जाते हैं। और इनको शेड्यूल ट्राइब की मान्यता दी गई है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के। और ये किस किस मूल के हैं? तो मंगोलाइड मूल के हैं, मंगोलाइड मूल के हैं, ठीक। मुख्यतः काम क्या है इनका? एग्रीकल्चर मुख्यतः इनका काम है, ठीक है। भाषा असमिया ये बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब बात करते हैं सौर स्क्वाड्रन की। भारतीय सेना ने सौर स्क्वाड्रन की तैनाती शुरू की है। अब ये क्या है? ये ड्रोन बेस्ड एक सब यूनिट है जो आर्म रेजिडेंस में शामिल की गई है। कौन सी? ड्रोन बेस्ड सब यूनिट जो आर्म रेजिडेंस में शामिल की गई है, ठीक है। ये टैंक कमांडर्स को रियल टाइम निगरानी और एक एक्यूरेट हमला करने के लिए कैपेबल बनाता है। इसमें 20 से 30 ट्रेंड सैनिक होंगे जो ड्रोन काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस के लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे। इसमें अटैक ड्रोन होंगे, सर्विलेंस ड्रोन होंगे, स्वाम ड्रोन होंगे, तो बहुत टाइप के ड्रोन यहाँ पर होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स यहाँ पे है कि स्पेशलाइज माउंटेन वॉरफेयर है, गलत है। डेडिकेटेड ड्रोन सब यूनिट है, तो ये बात यहाँ पे आप करें। सौर स्क्वाड्रन क्या है? स्क्वाड्रन यहाँ पे ड्रोन वर्ड भी यहाँ पे है। ये एक बख्तरबंद रेजिमेंट है, ड्रोन रेजिमेंट अगर आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चंस बचे हैं? एक तो लाइम डिसीज वाला बचा है, आगे माउंट फ्यूजी, लेक बीवी, और ये क्वेश्चन इधर के बचे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइम डिसीज को लेके यहाँ पे क्वेश्चन बना है, तो लाइम डिसीज क्यों न्यूज में था? तो हाल में PFIZ या फाइजर एंड वलनेवा की वैक्सीन ने 70% एफिशिएंसी दिखाई है लाइम डिसीज में। और लाइम डिसीज किस तरह का रोग है? तो संक्रामक रोग है, एक दूसरे के संक्रमण में मतलब संपर्क में आने से फैलता है। और ये स्किन को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है और जॉइंट्स को भी डैमेज करता है, ठीक है। पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1976 में, और ज़्यादातर ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूरोप में और कुछ हद तक एशिया में भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, ये टिक के काटने से फैलता है ना। केवल डियर टिक्स के ही फैलाते हैं, ये घास और जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए स्टेटमेंट्स बन रहे हैं कि इट इज अ वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड ह्यूमन प्राइमरली टू द बाइट ऑफ एन्फ्लोस मस्क्यूटो। एन्फ्लोस जो मस्क्यूटो होते हैं उनकी वजह से ये फैलता है। यह कैरेक्टराइज अर्ली सिम्टम्स इन द रेड सर्कुलर रैश नोन एज बुलिस आइस। इसका एक प्रमुख प्रारंभिक लक्षण बुल्स आइस नामक गोलाकार चकत्ता होता है। तीसरा, द डिसीज इज कॉज बाय द बैक्टीरियम बोरेलिया बर्गोडेफेरी एंड इज प्राइमरली ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स। यह एक जीवाणु से होता है और इसका उपचार मुख्यतः एंटीबायोटिक से किया जाता है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं भी देख लेता हूँ। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 2 and 3। वन स्टेटमेंट नहीं करेक्ट, इट इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन नॉन टू वायरल। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग है, ना कि वायरस के द्वारा होने वाले रोग है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे समझ लिया। अब क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है माउंट फ्यूजी, क्योंकि होकुलु आइलैंड न्यूज में था, तो माउंट फ्यूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको यहाँ पे याद रख। लेक बीवा जापान की सबसे बड़ी झील है, जापान न्यूज में था, कई बार न्यूज में रहता है। और जो ये आकित्सुशिमा है, ये हिस्टोरिकल नेम है किसका? होन्शु का। तो जापान में ग्रुप ऑफ आइलैंड 4 ग्रुप है, होकुरु, होन्शु, शिकोकु, क्योंसु। तो होन्शु आइलैंड न्यूज में था, इस वजह से हमने थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर समझ लिया, जान लिया कि कौन कौन सी चीज़ें जापान में पॉपुलर है, वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एक एजम्पशन रीजनिंग का। क्वेश्चन ये है कि द डिस्कवरी ऑफ नेलोबोप्टेरा
पेनिनसुलारिस इन पुणे इज माइलस्टोन ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी, है ना, भारतीय कीट विज्ञान में एक मील का पत्थर इसकी खोज होना। दूसरा, यह भारत में पहली बार जब किसी डीएनए तिलचट्टा की प्रजाति की पहचान के लिए मॉडर्न डीएनए टेक्निक की यूज की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर आप देखो, ये न्यूज़ में था नियोबुलेरा पेनिनसुला, ये क्या है, एक तरह का एक तिलचट्टा की प्रजाति। तिलचट्टा क्या होता है, कॉकरोच है ना, तो कॉकरोच की प्रजाति है और न्यू डीएनए टेक्नोलॉजी करके इसकी खोज की गई है, जो भारत में रेयर अभी ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन अभी ये उपलब्धि बड़ी मानी जा रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये घोषणा किसने की है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। उन्होंने बताया कि डेक्कन पेनिनसुलर में एक नया जो कॉकरोच है उसको इन्होंने खोजा है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अन्य भी जो अदर जो आपको कॉकरोच देखने को मिलेगा उसे नियोलो वोलेटेरा इंडिका कहा जाता है, इंडिका कहा जाता है। इसको 1865 में ही खोजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द एम्फीबियस रोडेंट आर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड इकोसिस्टम इंजीनियर। तो इनको इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है उभयचर कृतंकों को। बाई कंस्ट्रक्टिंग डैम्स यूजिंग ब्रांचेस मड स्टोन दे क्रिएट पोन्स दैट नॉट ओनली प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स बट ऑल्सो सर्व एज अ कार्बन सिंक। ये शाखाएं कीचड़ पत्थरों का उपयोग करके बांधे रखते हैं, जिससे ऐसे तालाब बनते जो न केवल शिकारी की सुरक्षा प्रदान करते बल्कि कार्बन सिंक के रूप में काम भी करते हैं, जहां अवसाद जैविक पदार्थ जमा होते हैं और अन्यथा CO2 वायुमंडल में छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ द इकोसिस्टम इंजीनियरिंग, है ना, इकोसिस्टम इंजीनियरिंग का परिणाम क्या है, इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो लीडिंग द लेस सिल्टेशन, आर्द्रभूमि या आवास का निर्माण करना, जैव विविधता, कार्बन का संचय करना मतलब कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन करना। तीसरा है कंटिन्यूस ग्रोथ एंड इंक्लूजन टीथ ऑन प्रिवेंट ओरल इन्फेक्शन। चौथा है माइग्रेट ऑफ दोज रोडेंट डीप सी ओशनिक वेंट एंड ड्यूरिंग विंटर्स। तो इसका अगर आंसर देखो और एक्सप्लेनेशन देखो तो आपको देखने को बी है, देयर इज डैम स्लो डाउन वाटर क्रिएटिंग वेटलैंड्स पोन्ड दैट एक्ट फिल्टर स्टोर कार्बन मेकिंग देम वाइटल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। वही आपको हिंदी में देखने को मिलेगा कि इनके बांध जल प्रवाह को धीमा करते हैं, आर्द्रभूमि तालाब बनते फिल्टर का काम करते हैं, इससे कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होता है। तो ये बात यहाँ पे सही है और ये किसके द्वारा होता है, इकोसिस्टम इंजीनियर्स उभयचर कृतंकों एम्फीबियंस रोडेंट्स के द्वारा होता है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही।